नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको 17 सेकंड का एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो देश विरोधी सोच रखने वालों और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों का मुंह बंद कर देगा। आप इस वीडियो को भारत की गुस्से वाली फिल्म भी कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ 17 सेकंड में पाकिस्तान की पोस्ट बर्बाद हो रही है। हालांकि बॉर्डर पर बार बार पिटाई होने के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। इस बार पाकिस्तान का प्लान भी बहुत खतरनाक है। उसने अलगाववादियों और आतंक प्रेमियों की मदद से जम्मू कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था को ठप कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही भारी गोलाबारी और बमबारी की वजह से जम्मू में सीमा से सटे इलाकों के 439 स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि कश्मीर में 27 स्कूलों में आग लगाई जा चुकी है। ऐसे हालात में हम आग की तेज लपटों में जलते जम्मू कश्मीर के बचपन का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इसे समझना और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बड़ी बड़ी बीमारियों का नाश करने वाली भारतीय जड़ी बूटियों का एक आयुर्वेदिक डीएनए टेस्ट करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने कैंसर के इलाज में आयुर्वेद को आजमाने का फैसला किया है। इसके लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने भारत के आयुर्वेदिक संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है। भारत में अदरक, हल्दी और तुलसी का काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब अमेरिका को भी हल्दी, तुलसी और अदरक के स्वाद और इसके फायदों का एहसास हो रहा है। अमेरिका अब भारत की मदद से इस बात पर शोध करना चाहता है कि कैंसर के इलाज में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कितनी कारगर हो सकती हैं। यह अपने आप में एक दिलचस्प खबर है और इसके विश्लेषण से आपको बहुत लाभ हो सकता है। आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। आयुर्वेद को आप भारत की तरफ से दुनिया को दिया गया सबसे हेल्दी गिफ्ट भी कह सकते हैं। आज आपको इसकी ताकत का एहसास करवाना जरूरी है। और आज हम आपको इराक के शहर मोसुल लेकर चलेंगे। आज की ताज़ा खबर यह है कि इराक में आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी और उसके आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का अंत अब करीब आ चुका है। मोसुल में हो रही निर्णायक लड़ाई में इराकी सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से अब घेर लिया है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इराक की सेना मोसुल शहर में प्रवेश कर चुकी है। जी मीडिया की टीम इस वक्त मोसुल में मौजूद है और वहां से लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। हमारे संवाददाता ने मोसुल से कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें आज भेजी हैं जो विश्लेषण की मांग करती हैं। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। वन रैंक वन पेंशन को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रामकिशन को वन रैंक वन पेंशन की सुविधा मिली हुई थी, लेकिन बैंक की गलती की वजह से उन्हें कम पेंशन मिल रही थी। हरियाणा के भिवानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से रामकिशन को पेंशन मिलती थी, लेकिन बैंक ने उनकी पेंशन के कैलकुलेशन में गलती की थी। रक्षा मंत्रालय का ये भी कहना है कि रामकिशन ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के लिए वक्त नहीं मांगा था। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने ग्रेवाल की खुदकुशी से अपने को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने जंतर मंतर पर रामकिशन का शव लाने की इजाजत भी नहीं दी। हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल ने मंगलवार को खुदकुशी की थी। रामकृष्ण ग्रेवाल सेना में सूबेदार थे और वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के साथ धरना दे रहे थे। मंगलवार को पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रामकृष्ण ग्रेवाल रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जहर खा लिया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में देर रात उनकी मौत हो गई। जहर खाने से पहले उन्होंने अपने बेटे को फोन कर कहा था कि पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है। सर, उनको ये मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही थी, तो उन्होंने भावुकता में ये देश के प्रति ये कदम उठा लिया। अगर हमारी ये आखिरी इच्छा यही कि ये पूरी हो जाए और ये उनको एक श्रद्धांजलि होगी। वे पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक पिछले 4 दशकों से आंदोलन कर रहे थे। पिछले 5 सितंबर को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन पूर्व सैनिकों का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर उनकी मांग पूरी तरह नहीं मानी गई। इसी वजह से अब भी वो विरोध कर रहे हैं।
दिल्ली में पूर्व सैनिक की खुदकुशी के मुद्दे पर पूरे दिन सियासी ड्रामा चला। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया। राहुल गांधी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार वालों से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैंने वहां पुलिस वालों से कहा आप ऐसे करिए, उनका परिवार अंदर है, वो मुझसे मिलना चाह रहा है, उनको आप बाहर भेज दीजिए। जब वो बाहर आए, मुझे दिखाई गेट पे, उनको धकेल के मार के जीप के अंदर ले जाके थाने ले गए। बाद में राहुल को हिरासत में लेकर दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। ये जो शहीद के बेटे हैं, इनको आप हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर रहे हो। हाँ जी, पहली बार आपको शर्म नहीं आती क्या? कैसा काम कर रहे हैं आप? कनॉट प्लेस पहुंचने पर वहां भी राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अस्पताल में किसी को भी विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने भारत में जासूसी के आरोप में फंसे अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। दिल्ली में आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर ने पूछताछ में इनका नाम लिया था। महमूद अख्तर के मुताबिक ये अधिकारी उससे जासूसी करवा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सभी 6 अधिकारियों ने भारत छोड़ दिया है। महमूद अख्तर को पहले ही भारत से वापस भेजा जा चुका है। भारत में अपनी जासूसी का पर्दाफाश होने से बौखलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात भारत के 2 राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया है। एक अधिकारी पर जहां रॉ के लिए जासूसी का आरोप लगाया है, वहीं दूसरे पर आईबी के लिए। पाकिस्तान दोनों अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए कह सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में दोनों अधिकारियों के नाम का खुलासा होने के बाद भारत दोनों को वापस बुला सकता है। पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद पूरे जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर 439 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की लगातार फायरिंग से जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिले में स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। इस डिस्टर्बेंस की वजह से पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, मेंटली, फिजिकली हर तरफ से उनके हरासमेंट हो रही है। पुंछ के मेंढर, बालाकोट और राजौरी के भीमबर गली में आज भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। मेंढर में पाकिस्तान की फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 8 मौतें कल हुई थी। सीज फायर उल्लंघन को लेकर भारत ने आज पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया। भारतीय सैनिक मनदीप सिंह के शव को शत विशत करने पर भी भारत ने पाकिस्तान से अपना विरोध जताया है। पाकिस्तान की 14 पोस्ट को तबाह करने का वीडियो जारी करते हुए बीएसएफ ने कहा कि वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाती है, जबकि पाकिस्तान भारतीय नागरिकों पर हमला करता है। केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ही हमने टारगेट किया। उनको जो है पूरी तरह से उनकी सभी पोस्टों पर जहां से हमारे सामने फायर आया है उन्हें नुकसान हुआ है। जहां पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं या जानते हैं कि इन पोस्टों में पूरी तरह से भरपूर नुकसान दिया गया है, उनकी संख्या 14 है। मंगलवार को पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत के बाद बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तान रोज 3-4 बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और बीएसएफ भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिस भी पोस्ट से फायर आ रहा होता है उस पोस्ट पर हम फायर जो है वापसी में डालते हैं। पक्के तौर पर यहाँ से बुआएंगे, वहीं घुस के उनको मारेंगे, इस प्रकार का एक मैसेज दिया है। उसके कारण पाकिस्तान बिल्कुल बुखलाया हुआ है और वो टेररिस्ट को भी धकेल रहा है। टेररिस्ट भी जो है बुखलाए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी मचाने की। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की मौजूदगी में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी में नागरिकों की मौत पर भी बात हुई। वो जो है हमारे सिविलियंस एरिया के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं। पीछे कल 8 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 2 बच्चे और 2 औरतें हैं। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद हमने जवाब दिया है कि और उससे पाकिस्तान में भी काफी नुकसान हुआ है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज सेना प्रमुख दलबीर सिंह के साथ उरी पहुंचे। 18 सितंबर को उरी में हमले के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला दौरा है। इसके बाद श्रीनगर आर्मी हेडक्वार्टर में सेना की नॉर्दर्न कमांड के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर के हालात पर मीटिंग की। आज रात पर्रिकर और दलबीर सिंह कश्मीर में ही रहेंगे। कल सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि देंगे। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की कल 69वीं पुण्यतिथि है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक नए मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को नोटिस भेजा है। विधायकों को 11 नवंबर तक चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। केजरीवाल सरकार में रोगी कल्याण समिति में अध्यक्ष पद पर तैनात 27 विधायकों को नोटिस दिया गया है। कानून के एक छात्र की शिकायत पर यह मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति से मामला वापस आने के बाद चुनाव आयोग ने विधायकों को नोटिस भेजा है। इन 27 विधायकों में 10 एमएलए ऐसे हैं जिन पर पहले से संसदीय सचिव मामले में लाभ के पद का मामला चल रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर अब कुल मिलाकर आपके 38 विधायक मुश्किल में हैं। आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत 17 सेकंड के एक वीडियो से करनी जरूरी है। ये वीडियो हम उन बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों और डिजाइनर नेताओं की विशेष मांग पर आज प्रस्तुत कर रहे हैं जो भारत के सुरक्षा बलों और सेना की काबिलियत पर शक करते हैं। कल मैंने विश्लेषण के दौरान आपको जानकारी दी थी कि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि कैसे बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान रेंजर्स की 14 पोस्ट्स पूरी तरह बर्बाद कर दी थी और आज हमारे पास इस कार्रवाई की तस्वीरें आ गई हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप 17 सेकंड के इस वीडियो में आतंक का अंत होता हुआ देखिए और फिर हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। ये किसका था हमारा वैसे? कौन सी जगह का था? बीएसएफ को भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 17 सेकंड का वीडियो देखने के बाद आपके दिल को काफी तसल्ली मिली होगी। हालांकि इस बात की भी गुंजाइश है कि अपना एजेंडा चलाने वाले कुछ लोग बीएसएफ की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को भी शक की नजर से देखेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के दूषित विचारों पर चोट करने के लिए अब हम जम्मू कश्मीर में आग की तेज लपटों में जलते हुए बचपन का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। आप में से कई दर्शकों को युद्ध के पहले नियम की जानकारी शायद नहीं होगी। युद्ध का पहला नियम कहता है कि युद्ध की स्थिति में आम नागरिकों को निशाना मत बनाओ और महिलाओं और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात भारत की सेना और बीएसएफ के जवान तो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान युद्ध की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। कल यानी मंगलवार को पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की जान चली गई। सीज फायर उल्लंघन की वजह से इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की घटना 13 वर्षों में पहली बार देखने को मिली है। पाकिस्तान की घटिया हरकतों से जम्मू के अलग अलग इलाकों में बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करके पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। पाकिस्तान की तरफ से हो रही भारी गोलाबारी और बमबारी की वजह से जम्मू में सीमा से सटे इलाकों के 439 स्कूल्स को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी अलगाववादियों की शह पर अब तक 27 स्कूलों में आग लगा चुके हैं। कल रात 10 बजे शोपियां में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के प्रिंसिपल के घर में भी आग लगा दी गई। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को रोकने में शिक्षा की सबसे अहम भूमिका होती है, लेकिन पाकिस्तान और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले अलगाववादियों को ये बात पता है कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी नफरत वाली दुकान पर ताला लग जाएगा। आतंकवादियों के लिए स्कूल काफी सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि स्कूल में आग लगाए जाने की स्थिति में बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, जिससे सैकड़ों और हजारों छात्रों का करियर बर्बाद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ऐसे स्कूल्स में आग लगा रहे हैं जिसमें पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यहां पर आम कश्मीरियों के बच्चे पढ़ते हैं। कश्मीर घाटी में अलगाववादी पिछले कई वर्षों से वहां के बच्चों और युवाओं के दिल में नफरत का जहर घोल रहे हैं। उनसे शिक्षा का अधिकार छीनकर वो उनके हाथों में पत्थर पकड़ा देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक अशिक्षित युवा आसानी से उनके बहकावे में आ जाएगा। पाकिस्तान भी इसी एजेंडे के तहत सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन करके आम नागरिकों पर हमले कर रहा है। इसलिए आज पूरे देश को यह समझना चाहिए, उसे यह पता होना चाहिए कि धरती के स्वर्ग में किस तरह कश्मीर का बचपन झुलस रहा है।
4, 3, 2, 1. तिनके की तरह हवा में बिखरती ये वो पाकिस्तानी पोस्ट थी जो सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन करके भारत के आम नागरिकों को निशाना बना रही थी। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तानी नागरिकों पर नहीं की, बल्कि कार्रवाई रेंजर्स और आतंकवादियों के अड्डों पर की। क्योंकि भारत के सुरक्षा बलों और पाकिस्तान की सेना में थोड़ा फर्क है और ये फर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान ने जो हैवी मोटार शेलिंग किया है, कोऑर्डिनेटेड फायर किया है, वो केवल सिविल एरियाज में किया है, क्योंकि कहीं भी बीओपी के नजदीक में इनकी जो उनके शेल्स हैं वो लैंड नहीं किए हैं, वो जाकर के सिविल एरियाज में पर्पसली टारगेट करते हुए किए गए। जहां तक हिंदुस्तान की तरफ से बीएसएफ का जवाब रहा वो बड़ा स्पष्ट था, सधा हुआ था और केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ही हमने टारगेट किया। बीएसएफ जो है ह्यूमन राइट्स कंसर्न की तरफ पूरी तरह से जागरूक है और हम कभी भी किसी सिविल टारगेट्स को जो है कभी सामने नहीं लाते हैं, कभी भी उनके गांवों को जो है हम टारगेट बना के फायर नहीं करते हैं। हालांकि मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठा पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। वो निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोले बरसाता है, अपने पाले हुए अलगाववादियों और आतंकवादियों की मदद से बच्चों के स्कूल जलाता है। पाकिस्तान बिल्कुल बुखलाया हुआ है और वो टेररिस्ट को भी धकेल रहा है, टेररिस्ट भी जो है बुखलाए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी मचाने की। तो उसी में जो है ये जो सीज फायर वायलेशंस नहीं हो रही, एक प्रॉक्सी वार जैसी सिचुएशन वहाँ जो है सिचुएशन बनी हुई है और भारत की ओर से पूरा कड़ाई से जवाब दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान का शायद मोडस ऑपरेंडी यही है कि छुटपुट हमले करके और वो अपना टैली जो है यानी जो तादाद है हमले की वो बढ़ाकर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते रहें। मैं समझता हूं कि इस वक्त राजनीति की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत संजीदगी के साथ कहता हूं कि ये बहुत सीरियस मसला है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को वो दिन आने वाले हैं जब पाकिस्तान नहीं बचेगा। सरकार के जो प्रयास है वो निराशाजनक है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हमें आइसोलेट करना चाहिए। जैसे 26/11 के बाद समूचा विश्व समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ था। मुझे अफसोस है कि उस तरह की विश्व की एकजुटता भारत के साथ इस समय नहीं है। हो सके तो विरोधी पक्षों को भी लेकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे ये सिलसिला खत्म हो। और अगर पाकिस्तान में दम है, हिम्मत है, तो हिंदुस्तान की फौज को टारगेट करे, हिंदुस्तान के बीएसएफ को करे। हम जवाबी कार्रवाई में कभी भी उसके सिविलियन को टारगेट नहीं करते। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ लिख गए तो उसकी आतंक वाली फैक्ट्री बंद हो जाएगी। वैसे भी जो पाकिस्तान अपने ही देश में बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली मलाला यूसुफजई के सिर में गोली मार सकता है, उससे अच्छी नीयत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से लेकर अब तक 27 स्कूलों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये सब पाकिस्तान के पाले हुए उन अलगाववादियों की शय पर हो रहा है जिनके बच्चे स्कूल में ABCD सीख रहे हैं, लेकिन कश्मीर के गरीब बच्चों की खुशी उनसे देखी नहीं जा रही। हमारे बहादुर जवानों और पुलिसमैन की ही जान नहीं जा रही है, आम आदमी की जो वहाँ रहते हैं उनकी भी जान जा रही है। सुनियोजित व्यवस्थित सोच के तहत ही इन स्कूलों को जलाया जा रहा है और उसके पीछे लक्ष्य ये है, और मुझे लगता है पूरी तरह से इसमें पाकिस्तान की ISI शामिल है। It is unfortunate that these terrorists and separatists and their supporters have taken to this heinous act of torching the schools, burning the schools in Jammu and Kashmir. You want to burn the knowledge. You want to burn the future of your children. This is totally condemnable. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं और ये जो SITs हैं इनको टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी कुलगाम में अभी आपको जैसा कि इल्म होगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 12 लोग पकड़े गए हैं
और उनसे पूछताछ चल रही। उसके पहले भी लोग पकड़े गए हैं। अनंतनाग पुलिस ने अभी कल गिरफ्तारियां कुछ कर ली हैं। अब गिरफ्तारियां हो रही हैं जो लोग उसमें मुलविस असल में हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में ऐसे देश विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन बावजूद इसके दक्षिण कश्मीर में जलते हुए बचपन की तस्वीरों का आना नहीं रुक रहा। अब तो आतंकवादियों की फौज ने बच्चों को शिक्षित जीवन देने वाले अध्यापकों और प्रिंसिपल्स के घरों को भी जलाना शुरू कर दिया है। ये शाम को अचानक असम में जो है यहाँ पता चला कि किसी ने जो है किसी तरीके से यहाँ कोई आग जो है भड़क उठी थी इस जो यहाँ प्रिंसिपल डाइट का जो क्वार्टर है रेजिडेंशियल क्वार्टर वहाँ पर। तो मैंने भी फौरी वहाँ पहुँचने की कोशिश की और अकॉर्डिंगली जो है पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और फायर सर्विसेज को भी जो है इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने जो है वक्त जो है एक्शन करने से हमारा जो है ये इंशाल्लाह ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से बच गई। दूसरी तरफ सीमा पार से हो रही गोलाबारी की वजह से जम्मू के कई इलाकों में बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। सीमा से सटे स्कूल खाली हैं, कई पर ताला लगा हुआ है। जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, जहां के प्लेग्राउंड्स में बच्चों को क्रिकेट और फुटबॉल खेलना चाहिए था, वहां चारों तरफ आज पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार दिखाई दे रहे हैं। सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके का ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है। पाकिस्तानी गोलाबारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कल रामगढ़ सेक्टर रहा है। रामगढ़ सेक्टर में 6 लोग मारे गए हैं। उसके बाद सरकार ने जम्मू के सांबा, कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुंछ बॉर्डर के साथ लगते या इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते या लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते जितने भी स्कूल थे, लगभग 500 के करीब स्कूल हैं जिनको अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा मुझे इफेक्ट हो रही है, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं, तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, मेंटली फिजिकली हर तरफ से मुझे हरासमेंट हो रही है। पाकिस्तान की रोज़ की गोलाबारी से इन इलाकों में तो भारी नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ज़्यादा जो नुकसान है वो सिविलियन का हो रहा है और बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफ़र हो रही है। सरकार ने तो स्कूलों में छुट्टियां डाल दी हैं। हमारे हाई सेकेंडरी रामगढ़ में बड़े बुरे हालात हैं, जैसे कि हमारे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे हमें इतला नहीं कर रहे हैं कि मौके से फायरिंग हो रही है, तो पता लगना चाहिए कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में होने के बावजूद भी फायरिंग हो रही है। स्कूल में ही बम पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं। इससे बड़े बुरे हालात हैं। जम्मू में सीमा से सटे इलाकों की ऐसी एक तस्वीर नहीं है। हम जहां जहां भी गए वहां हमें पाकिस्तान के आतंक की तस्वीरें दिखाई दी। रामगढ़ सेक्टर के रंगूर कैंप का ये वो घर है। यहाँ पे कल पाकिस्तानी गोलाबारी में 4 लोग जो हैं, 4 कीमती जानें यहाँ पे चली गई, जिनमें 2 बच्चे भी थे। ये माड़ा राम का घर है और माड़ा राम उस समय इसी जगह पे बैठे हुए थे। सुबह की धूप बहुत सेक रहे थे जबकि पाकिस्तान की तरफ से दागा गया शेल जो है इनके घर में वहाँ जाके वो गिरा। उस जगह पे जो है बच्चे खेल रहे थे। माड़ा राम यहाँ पे इंजर्ड हो गए और बच्चे जो थे वो दोनों वहाँ पे इंजर्ड हो गए। इस घर में जो है 4 जो हैं कीमती जानें जो हैं इस घर से जो है वो पाकिस्तानी गोलाबारी में चली गई। ये तबाही के निशान जो पाकिस्तानी गोलाबारी के हैं, ये साफ जो है दिख रहा है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में जो है पाकिस्तान ने कल बेतरतीब जो हैं इतने यहाँ पे गोले बरसाए, जिसमें जो है कि इस सेक्टर में, रामगढ़ सेक्टर में 6 जानें चली गई। टूटी हुई छतें, रुका हुआ समय और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मौजूद डर पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी के जिंदा सबूत हैं। सांबा के रामगढ़ सेक्टर का ये नई बस्ती का इलाका है। यहाँ पे कल पाकिस्तानी गोलाबारी से जो तबाही हुई है उसका मंजर आपके सामने है। ये घर जो है यशपाल का घर है। यशपाल सेना से रिटायर आए हैं और जो है उस समय वो घर में अपने यहाँ पे जो था खेतों में काम कर रहे थे जब पहला गोला उनके घर में आके ये छत पे गिरा। तो ये उसमें इस छत की हालत देख सकते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद उसके कुछ देर के बाद ही दूसरा गोला भी उनके घर में जो है वो गिरा। खुशकिस्मती ये रही कि उस समय यशपाल अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल चुके थे। हालांकि उनको टाइम मिल गया था निकलने का यहाँ से। अगर एक के बाद एक यहाँ वो घर से बाहर ना निकलते, एक के बाद एक दोनों इकट्ठे पड़ते, तो शायद आज यहाँ का हालत जो है दर्दनाक होती। यशपाल जी, उस समय कहाँ थे आप? क्या कल का मंजर बताएंगे, क्या हुआ था? देखो, मैं तो ज़मीन में था, खेत में,
तो बाकी मेरा परिवार जो अंदर था जब गोला पहला पड़ा गैलरी के ऊपर, तो मैं भाग के आया घर में और उनको ले गया पीछे 1 किलोमीटर ले गया। उसके बाद 20 मिनट के बाद गोला दूसरा भी पड़ गया। उसके बाद पूरी तपाई होगी, गांव में कोई नहीं आया इधर। स्कूल जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो? नहीं। क्यों? पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बॉर्डर पर हो रही फायरिंग पाकिस्तान के साथ युद्ध का काउंटडाउन है? क्या भारत के लिए अब धैर्य नहीं, धमाका करना जरूरी हो गया है? क्योंकि अगर जल्द से जल्द पाकिस्तान का इलाज नहीं किया गया तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर का बचपन आग की लपटों में जलता रहेगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि भारत मर्यादाओं का पालन करने वाला देश है, जबकि पाकिस्तान की सोच में आतंकवाद का जहर भरा हुआ है। फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार करके अमानवीय हरकतों पर उतर आया है। ऐसे में पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना भी बहुत जरूरी है। आज मैं आपको सीज फायर उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में भी एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप सबको पता चल सके कि कैसे निर्दोष नागरिकों पर हमला करके पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। युद्ध या किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में जिनेवा कन्वेंशंस के नियम लागू किए जाते हैं ताकि युद्ध में हिस्सा न लेने वाले लोगों के हितों का ख्याल रखा जा सके, यानी सिविलियंस के हितों का ख्याल रखा जा सके। 12 अगस्त 1949 को जिनेवा कन्वेंशंस के अनुसार जो नियम बनाए गए थे, उनके मुताबिक दो देशों के बीच टकराव की स्थिति में स्थानीय लोग जो ऐसे किसी संघर्ष का हिस्सा नहीं है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। नियम के मुताबिक ऐसी किसी भी स्थिति में आम नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। जिनेवा कन्वेंशन का नियम यह भी कहता है कि युद्ध की स्थिति में अगर किसी भी देश का सैनिक पकड़ा जाता है तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। नियम यह भी कहता है कि सैनिकों के शरीर को क्षत विक्षत करना, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है और पाकिस्तान इन सभी नियमों का उल्लंघन खुलकर करता रहता है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि अगर कोई देश इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो दूसरा देश उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील कर सकता है। जो देश यूनाइटेड नेशंस के सदस्य होते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नियमों के दायरे में आते हैं। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित होता है और जब तक किसी विवाद में शामिल दोनों देश इस अदालत के फैसले को मानने के लिए राजी नहीं होते, तब तक उस फैसले का कोई महत्व नहीं होता। यानी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद है और मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है तो दोनों ही देशों को उस फैसले के प्रति अपनी रजामंदी देनी होगी और मौजूदा हालात में पाकिस्तान कभी भी अपने खिलाफ जाने वाले किसी फैसले को मानेगा नहीं। और यही वजह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ताकतवर संस्था होने के बाद बजाय एक दिखावटी वस्तु बनकर रह गई है। हर बात पर राजनीति करने वाले हमारे देश के नेताओं को जम्मू कश्मीर के बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों और दिल्ली में बैठे डिजाइनर नेताओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और अब ये और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपने नोट किया होगा कि अब तक हमारे देश के किसी भी नेता ने जम्मू कश्मीर में बंद होते स्कूलों और बच्चों की हालत पर ना तो कोई बयान दिया है और ना ही चिंता जताई है। ऐसे नेताओं की दिलचस्पी किन मुद्दों में है, ये हम आपको आज आगे बताएंगे। आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली में कैसे एक पूर्व सैनिक की आत्महत्या को लेकर बहुत बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ और दिल्ली में नेताओं के बीच खुद को गिरफ्तार करवाने की होड़ सी लग गई थी। हर नेता चाहता था कि उसे गिरफ्तार किया जाए। हमारा ये विश्लेषण देश के डिजाइनर नेताओं की सेलेक्टिव सोच और दोहरी मानसिकता के बारे में आपको आज सावधान करेगा।